देखो आज के इस वीडियो में क्या अपन थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है अपना 10th क्लास का विद्युत धारा वाला उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि है ना, हम 10th क्लास की जो फिज़िक्स है पूरी कर चुके हैं अपने इस लर्न एंड शेयर के चैनल पर। और हिंदी मीडियम के लिए मैंने स्पेशली वो वीडियोस बनाए हैं, और स्पेशली वो किन के लिए हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि उसमें ये जो एक चैप्टर है विद्युत धारा वाला, जो कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, इसके मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये आपको नहीं बता रखा। मतलब पहला वीडियो आपको विद्युत धारा और विभवांतर को समझाने वाला मिल जाएगा, फिर आपको उसके बाद में कुछ एक प्रतिरोध को समझाने वाला ओम का नियम जो है उसका एक वीडियो अच्छा सा मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको प्रतिरोधकता पर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ थोड़े क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी के। तो हमारी एनसीईआरटी के मैं एक एक क्वेश्चन को लेने वाला हूँ। मतलब मैं ऑलरेडी इस जो पिछला जिसमें मैं कह रहा हूँ थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं अंकीय प्रश्न, उसमें मैं काफ़ी प्रतिरोधकता के क्वेश्चन तक ले चुका हूँ हमारी एनसीईआरटी में से। तो जहाँ तक उसमें लिए हैं उसके अगले क्वेश्चन से मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़े क्वेश्चन ये वाले करेंगे अपन, और उसके बाद जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है अभ्यास, वो वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक एक क्वेश्चन को लेंगे, और ये क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार के लिए अगर मैं अपने दिमाग से ये निकाल भी दूँ ना कि ये एनसीईआरटी 10वीं वालों के लिए है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ 10वीं वाले नहीं, बाकी भी अगर कोई पढ़ रहा है तो इनको बिंदास पढ़ सकता है। तो देखो थोड़ा सा मैं अपने गले के लिए क्षमा चाहूँगा, है ना। आज आपको मेरा ख़राब गला जो है झेलना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर अपन सबसे पहले ले रहे हैं 12.6। अच्छा मैंने पहले लिख दिया है क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलो 12.6 ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। देखो समझो क्या कह रहा है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कह रहा है एक तार है अपने पास में। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, लेकिन आपको नहीं कर पाएंगे, अपनी गारंटी है। तो मान लो ये तार है, इसकी लंबाई अपने को L दे रखी है L, और मान लो इसकी जो हमें कह रहा है जो मोटाई है तार की मोटाई से क्या मतलब है कि अगर आप जैसे मान लो अगर तार को थोड़ा जूम करके देखोगे तो तार कुछ इस तरह का है, और इसको अगर सामने से आके देखोगे तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। तो ये मोटाई हो गई। तो मोटाई को अपन देख सकते हैं एरिया की बराबर बात कर रहा है ना, क्षेत्रफल की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। तो जो एरिया हमें दे रखा है वो इसने A दे रखा है, और जो प्रतिरोध हमें इसका दे रखा है इसने वो 4 ओम दे रखा है। तो हमने डिटेल लिख ली। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है। कह रहा है यही पदार्थ है। मान लेते हैं कि ये पदार्थ क्या है, हमारा कॉपर है। तो कह रहा है मान लो कॉपर का ही एक और हमारे पास तार है, लेकिन उसकी जो लंबाई है ना इस बार वो आधी है, L/2 है। मतलब L इस बार क्या कह रहा है हमें कितनी है, L/2। हमने कहा ठीक है। और उसका जो मोटाई है वो 2A है। तो उससे उसका हमसे इसने क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। देखो मोटाई इस बार हमें कह रहा है कितनी है, 2A। क्या पूछा है हमसे, प्रतिरोध पूछा है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये भी LAR ये भी LAR, तो कुछ डिस्टिंग्विश कर लो इसमें। तो हमने कहा ठीक है, इसको 111 कह देते हैं, इसको 222 कह देते हैं। ये 2 वाला तार है हमारा, और मोटाई इसकी कैसी है, डबल। तो अब इसने हमें ना एक हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ये हमें कह रहा है दोनों पदार्थ एक ही, दोनों तार जो हैं एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। और ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि ये फॉर्मूला हम प्रतिरोधकता का समझ चुके हैं। तो जो प्रतिरोधकता है ना, रो या रेजिस्टिविटी, वही तो है जो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब पदार्थ बदलेगा तभी चेंज होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपके यहाँ पे कि इस तार के लिए और इस तार के लिए जो प्रतिरोधकता है, जो रो है, वो सेम होगी। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि रो यहां पर भी रो ही होगा, और यो रो यहां पर भी रो ही होगा, बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, ये रो वाला ही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है पहले ऑलरेडी, इसी को लगाएंगे एज इट इज। तो देखो हम पहले इस केस के लिए लगा के देख लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि R1 बराबर रो, मान लेते हैं इस तार का जो कॉपर है, जो भी तार है उसकी प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो है, L/A। L है हमारे पास में, L1 लिखोगे आपको चाहिए तो,
फिर अपन आप लिखोगे A1, फिर उसके बाद आप इसमें अगर वैल्यूज रखोगे, इसमें अगर आप वैल्यूज रखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 ओम, और यहां हो जाएगा रो L/A। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लो कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर सेम चीज इसके लिए करके देखते हैं। देखो कि यहां पर आप लगाओगे R2 बराबर रो L2/A 2। अब देखो क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी R2 की तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास में, रो ही है, L2 की वैल्यू है हमारे पास में L/2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि L/2 डिवाइडेड बाय नीचे A2 की वैल्यू है हमारे पास में 2A। तो इम्प्लाइज दैट R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस चीज को कंफ्यूज कभी मत होना, आप सॉल्व करते वक्त ऐसे कर लिया करो, इसको नीचे 1 मान लो आप, तो इसका आप व्युत्क्रम आसानी से कर लोगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या मिलेगा, R2 बराबर रो L/4A। अब देखना यहां थोड़ा सा मैं गेम खेल रहा हूं, थोड़ा सा गेम, मतलब गेम तो क्या गेम, मतलब अरे गेम यार, कि मैं कह रहा हूं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इस बात पे ध्यान दो, R2 बराबर 1/4 इंटू रो L/A। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। मैं बस क्या करना चाह रहा हूं, इसको पहले वाले की जैसा बना रहा हूं। तो यहां आपको दिख रहा है रो L/A की तो वैल्यू अपने को दे रखी है, रो L/A की तो अपने को वैल्यू दे रखी है यहां पे। तो ये वैल्यू जो है समीकरण 1 से मैं यहां रखने वाला हूं। तो ये देखो क्या मिलता है मेरे को, R2 बराबर 1/4 इंटू 4 ओम, ये ओम है तो ये 4 से तो 4 खत्म। क्या आंसर आया हमारे पास में, R2 बराबर 1 ओम। तो ये हमारे दूसरे तार का क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। और ये क्या है हमारा उत्तर तो है ही। यहां बस आप एक चीज लिखोगे, जब भी एग्जाम में ऐसा करते हो आप लिखोगे समीकरण 1 से, ये हो गया। फिर इसके बाद में हमारे पास में देखो क्या है, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अपन ले रहे हैं ये था एग्जाम्पल 12.6, 12 चैप्टर है मेरी इस बुक में, पेज नंबर एक आध आगे पीछे चलता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब वो जो एक डब्बा बना हुआ रहता है और एक टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर कुछ क्वेश्चंस अपन से पूछते हैं, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस। पहला हमसे पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किन कारकों का प्रतिरोध, सॉरी कारकों का पूछा है, चालकों किसी चालक का प्रतिरोध, मैं पता नहीं क्या ही पढ़ रहा हूं। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर, मतलब कह रहा है प्रतिरोध है ना अगर, तो ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस फॉर्मूला से दिख रहा है अपने को, एक तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया पर डिपेंड कर रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम कहेंगे कि 3 चीजों पर डिपेंड करता है भाई। पहला लंबाई पर, इसके क्या है अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लंबाई अगर बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई अगर तार की कम हो जाती है तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम इसको बोलेंगे R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है A के, मतलब अगर तार का जो एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर ये जो है कम हो जाता है एरिया, तार पतला हो जाता है मतलब, तो प्रतिरोध जो है ज्यादा हो जाएगा। अब देखना ये तो 2 चीजें हुई, लेकिन असल में हमें 3 चीजें सिखाई गई है जिन पर प्रतिरोध निर्भर होता है। तीसरी कौन सी है वो बताओ, मैं लिख देता हूं, पकड़ लिए, अब तक तो बोल ही दियोगे, पदार्थ की प्रकृति पर। क्यों पदार्थ की प्रकृति पर, आप खुद ही सोच करके देख लो। अगर तांबे का तार है तो प्रतिरोध कुछ और होता है, अगर सोने का तार है तो प्रतिरोध कुछ और होता है। तो जैसे ही आप पदार्थ अगर बदल दोगे तो प्रतिरोध भी तो बदल जाएगा ना। सेम चीज एक और बात होती है, आपको पता है हमने बोला था, जैसे आपसे मान लो कभी पूछ ले, यहां तो इसने पूछा है प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, आपसे पूछ सकता है प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप उस केस में बोलोगे कि जो प्रतिरोधकता है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि लंबाई पर और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। लेकिन एक और चीज है चौथी, जिस पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ही निर्भर करते हैं,
और वो पता है क्या है, वो है तापमान, टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना तो प्रतिरोध भी चेंज होता है और प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाती है। लेकिन हमें नहीं पढ़ा रहे ना अभी, हम बच्चों वाले लेवल पे पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखो दिमाग में, तो बड़ी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, अभी नहीं है अपना ऐसा कुछ। फिर इसके बाद है हमारे पास में, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है यहाँ पे ये कि समान पदार्थ के दो तार हैं आपके पास, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है। अब तो मान लो ये कह रहा है कि लंबाई भी सेम ही है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि एक जो तार है ना ज़्यादा मोटा है और जो दूसरा है वो थोड़ा पतला तार है। तो किसमें से विद्युत धारा जो है अच्छे से प्रवाहित होगी, जबकि दोनों को ही आपने सेम सोर्स से जोड़ रखा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो विभवांतर आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए, वो सेम है। क्लियर? तो यहां समझो ये बात, ये दोनों तारों का समझ में आ गया अपने को, क्लियर हो गया। तो हम आंसर इसके आधार पर दे देंगे, इस चीज के आधार पर कि अगर तार मोटा हो जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब धारा ज्यादा हो जाएगी ना। ये चीज देखो कैसे याद रखनी है, हमेशा समझो। V बराबर IR पढ़ा था अपन ने ओम के नियम से, और इसी ओम के नियम से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर V बटा R लिख सकते हैं इसी ओम के नियम से। अब अगर मान लो इस केस में, अगर मान लेते हैं इस केस में V हमारा जो है नियत है, जैसे मान लो एक बार घर पे अपने विभवांतर जो है 220 वोल्ट आ रहा है, तो वो तो फिक्स हो गई ना वैल्यू। थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लो चलो आपने एक सेल लगा दिया एक सर्किट में। अब अगर 1.5 वोल्ट का सेल लगाया है आपने तो वो फिक्स हो गया ना, वोल्टेज तो फिक्स हो गया। तो अगर मान लें कि ये चीज़ अभी फिक्स है अगर, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, I जो है व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो जो करंट है वो कम हो जाएगी। प्रतिरोध कौन है, करंट को रोकने वाला। तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट कम होगी, लॉजिक से याद रखो। और उल्टा है, अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। तो यहां समझो इस बात को, इसको हमें फिर यहां से रिलेट करना है, क्योंकि R फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, A पर। I किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर। R किस पर डिपेंड कर रहा है, A पर। तो घुमा फिरा के I भी तो A पर ही डिपेंड कर रहा है। इसको यूं समझ सकते हो क्या? देखो समझो, मतलब मैं ऐसे ही ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा मैं कभी किसी को लिखते हुए देखा तो नहीं हूं। देखना क्या, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर मैं R की जगह ये रख दूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या, I, मैं क्या कर रहा हूं, R की जगह क्या लिख रहा हूं, 1/A, 1/A। तो A चला जाएगा ऊपर, तो मेरे पास क्या समीकरण आ जाएगी, जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब अगर तार मोटा हो जाएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर तार पतला हो जाएगा तो जो करंट है आपकी कम हो जाएगी। ऐसे मत लिखना, ऐसे मैंने नहीं देखा कहीं किसी किताब वगैरह में लिखा हुआ, और मैं अभी तक कोई ऑथर बना रही हूँ, है ना, तो मैं नहीं आपको बता रहा ऐसे लिखने के लिए। लेकिन आप तो ये लॉजिक ध्यान रखो, तार मोटा होगा करंट ज़्यादा होगी, अच्छी बात है। मतलब तार का मोटा होना हमारे लिए, प्रतिरोध कम होगा। देखो अब क्वेश्चन आंसर्स का उत्तर लिखने का एक तरीका भी अपने आप में एक आर्ट है ना। ऐसे नहीं कुछ भी घचपच करके आ जाओ, नहीं, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि हमें पता है कि जो प्रतिरोध है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जो तार मोटा है उसका प्रतिरोध कम होगा, और क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो उसमें विद्युत धारा अच्छे से बहेगी। इस तरह से आपको अपना आंसर लिख करके आना है, कोशिश करना, नहीं तो हम हैं आपकी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा ठीक है, देखो क्या कह रहा है हमें कि मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कोई एक विद्युत स्रोत है या एक अवयव है। एक अवयव मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एक प्रतिरोध हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कह रहा है कि उसको आपने ना V से जोड़ रखा था,
V मतलब V विभवांतर से आपने उस अवयव को, हम एक प्रतिरोधी मान लेते हैं वो अवयव, या ऐसे डब्बा बनाता हूँ कि मान लो ये वो अवयव है, इसको जोड़ रखा था हमने V से, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा जा रही थी और इसने हमें और तो क्या बता रखा है, पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियंत्रित रहता है। ठीक है, हमने अब इसमें कुछ ना कुछ धारा जा रही थी, हम मान लेते हैं कि वो धारा आई थी और मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है वो R, इसमें क्या है मान ही ले, सब कुछ मानना ही है तो मान ही लो, फिर कहाँ दिक्कत है, कुछ नंबर तो दे ही नहीं रखे उसने वैसे भी। फिर कह रहा है हमने क्या किया, ये तो था फर्स्ट केस, सेकंड केस में हमने क्या किया, उसी में उसका जो हमने V है ना, V वो आधा कर दिया, V/2 कर दिया, और फिर भी लेकिन क्या है कि उसका जो प्रतिरोध है ना वो तो उतना ही है, R तो चेंज नहीं हुआ। आप दिमाग लगाओ, R चेंज क्यों होगा, मैं तो आपसे लॉजिक लगाने के लिए बोल रहा हूं कि R तो चेंज ही क्यों होगा। जैसे मानो ना, इस बात को समझो, अभी कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ कुछ दिखाने के लिए आपको, लेकिन चलो ठीक है समझो, ऐसे समझो आप, जैसे मान लो ये बल्ब है, AC है, या ये कुछ पंखा उंखा है, कुछ भी है, लेट्स से कि इसको अपन ने 220 वोल्ट पर चलाया, या कभी ऐसा किया है आपने कि भाई काफ़ी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वोल्टेज पर भी यूज़ किया होगा आपने। बच्चों वाला एग्जांपल देखो ना आप, सेल लो, एक सेल से एक बल्ब जला लो तो वो 1.5 वोल्ट पे जल रहा है, 2 सेल लगा दो 3 वोल्ट पे जल रहा है, 3 लगा दो 4.5 वोल्ट पर जल रहा है। तो आप बैटरी जैसे जैसे बनाते जा रहे हो तो वोल्टेज तो चेंज होता जा रहा है ना, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो बल्ब में जो अंदर फिलामेंट लगा हुआ है वो थोड़ी चेंज हो रहा है, तो प्रतिरोध तो उसके कारण है ना, तो प्रतिरोध चेंज नहीं हुआ, आपने विभवांतर को आधा कर दिया, तो अब करंट पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना भाई। यहां पर ओम का नियम सेटिस्फाई हो रहा है, IR, सही बात है, यहां पर भी होना चाहिए। और आप समझो इस बात को कि अगर V को आपने चेंज किया तो समझो, देखो इस फॉर्मूला में आपने इस चीज को बदल दोगे अगर आप, तो उसको बैलेंस करने के लिए या तो I बदलेगा या R बदलेगा। R इसने बोल दिया कि बदल नहीं रहा साहब, R आपका कैसा है, फिक्स है, R नहीं बदल रहा, तो इसका क्या मतलब है, फिक्स क्या मतलब है इसका, कौन बदल रहा है, I बदल रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, लिखते हैं इसको अपन। तो यहां से देखो अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि ठीक है, I बराबर V/R, और यहां पर देखते हैं हम लोग I2 मान लेते हैं एक बार के लिए, और इस विभवांतर को हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये V2 दे रखा है हमें, V2 बराबर कितना है, V/2, और यहाँ पे I जो है हमारे को वो I2 मान लेते हैं पहले तो अपन, फिर निकाल लेंगे कि वैल्यू कितनी है, ऐसा पहले मान लिया अपन ने, वहां पे 1 तो क्या है ही नहीं कुछ भी, इसको 2 मान लिया अपन ने, R तो सेम ही है, उसने खुद नहीं बोला है। तो I के लिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो समझो, I2 बराबर V2/R हो जाएगा ना, यहाँ पे V2/R। तो आप नोटिस करो यहाँ पे V2 है हमारे पास में कितना, V/2, तो यहाँ ऊपर तो लिखोगे आप V/2, नीचे आएगा आपके पास R/1। तो ये जो चीज है आपके पास, इसको आप फर्दर कैसे लिखोगे, V/2 कर दोगे, मल्टीप्लाई इसको कर दोगे 1/R, तो ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको मिलेगा यहाँ पे I2 बराबर V/R, और मैं पिछली वाली बात की तरह ही कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 को जो है अलग लिख रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना हमें। क्यों किया मैंने, फिर से ये आपको समझ में आ गई होगी अब तक। देखो क्या, ये यहां पर आपको दे रखा है V/R का मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, यहां लिख देना ओम के नियम से। तो I का मान आपको, V/R का मान कितना है I, तो V/R की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं ना। तो आप बस यहां लिखना कि समीकरण 1 से, यहां आप लिखना ऐसे I2 बराबर 1/2 इंटू I, कहां से, समीकरण 1 से, देखो तो ये हो गया I2 बराबर I/2, मतलब करंट जो है वो भी पहले की कितनी हो जाएगी,
आधी हो जाएगी। उत्तर आ गया हमारा। बहुत लॉजिकल भी है कि आर तो बदला ही नहीं, वोल्टेज आधा हो गया, तो फिर कायदे से करंट आधी हो जानी चाहिए। लॉजिक। देखो ये जो अपन ने अभी दो क्वेश्चन किए ना, एक ये वाला और एक जो अभी किया है जस्ट, ये क्वेश्चंस का ना पैटर्न फिक्स है। आप समझो, आपको क्या कर रखा है, डिटेल दे रखी है एक के बारे में, मतलब एक केस की आपको डिटेल दे रखी है और दूसरे केस में एक चीज सेम इक्वेशन की ही गायब कर रखी है, और दोनों ही केसेस में एक रिलेशनशिप है। जैसे यहां पे हमको बोला कि रो जो है दोनों में सेम होगा, प्रतिरोधकता सेम होगी क्योंकि पदार्थ सेम है। यहां पर हमको बोला कि प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा, तो वो उसको हमें उस पॉइंट को यूज में लेते हुए दोनों को करने की कोशिश करनी है। फिजिक्स में आप हमेशा याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, हो सकता है आपसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि भाई विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं। दो चीज़ें इसने नाम ली हैं, एक विद्युत टोस्टर लिया है नाम और दूसरा हीटर बोला है शायद इसने, स्त्रियों के, विद्युत स्त्री बोली है, हीटर भी ले सकते हो आप। उनके जो तापन अवयव हैं, जो चीज़ अंदर उसमें गर्म होती है, उसको आप किसका नहीं बनाते, शुद्ध धातु का नहीं बनाते, लेकिन आप उसको एक मिश्रातु का बनाते हो। मिश्रातु मतलब एलॉय का बनाते हो। क्यों? तो दो कारण हैं इसके पीछे, दो कारण आपको लिखने हैं। तो पहला कारण है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं। ये समझना कि वो जो तापन अवयव है ना, उसकी एक खास बात है कि वो जल नहीं जाता। इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी उसमें आग नहीं लगती। क्लियर हुई बात आपको? उसका हम क्या लिखेंगे भाषा में, इसको कैसे लिखेंगे, जो मिश्रातु हैं वो बहुत ही उच्च तापमान होने के बावजूद भी ऑक्सीकृत नहीं होते, या उनका ऑक्सीकरण नहीं होता, या उनका दहन नहीं होता। सरल शब्दों में अगर आप बोलना चाहो ना, जल नहीं जाते वो। यही चाहते हैं हम लोग। अगर वो उसमें आग ही लग जाएगी तो हमारे लिए फिर वो फ्रूटफुल नहीं होगा। क्लियर? पहला। दूसरा कारण क्या है, ये थोड़ा सा बारीक कारण है, इसको समझना आप, कि मिश्रातु जो है ना, जो एलॉयज हैं, इनकी प्रतिरोधकता जो है, इनकी अवयवी धातु है। अवयवी धातु है मतलब जैसे मान लो आपने कोई अगर मिश्रातु बनाया है, कोई मिश्रातु, जैसे हम यहाँ कॉन्स्टेनन का नाम ले रहे हैं, जो कि कॉपर और निकल के मिलाने से बना है, तो इसकी कॉन्स्टेनन की जो प्रतिरोधकता है वो कॉपर से भी ज्यादा है और निकल से भी ज्यादा है। प्रतिरोधकता ज्यादा क्या मतलब, हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता थोड़ी ज्यादा हो, ताकि वो करंट को जाने नहीं दे, रोके, और ऐसा होगा तो हीट ज्यादा बनेगी, जो ऊष्मा ऊर्जा है वो ज्यादा बनेगी। क्लियर हो रही है बात? तो दो कारण आपको लिखने हैं। पहला कारण आपको मैंने बता दिया कि आप लिखोगे कि इनका दहन नहीं होता उच्च ताप पर आसानी से। दूसरा कारण आप लिखोगे कि इनकी जो प्रतिरोधकता है वो इन्हीं की अवयवी धातुओं से, मतलब जिन धातुओं से ये मिलकर के बनी है उन धातुओं से, इनकी प्रतिरोधकता इन्हीं की अवयवी धातुओं से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये दो कारण बस आपको लिखने हैं। ठीक है? अब सिमिलरली मैं पूरी कोशिश है कि बैक टू बैक आपको जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा स्वास्थ्य को देख करके मैं अभी ठीक हो गया हूँ, तो आपको बहुत जल्दी मैं वीडियोस देने वाला हूँ। ठीक है? थैंक यू।